फीमेल्स को ये कहना चाहेंगे कि एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया है कि ये जॉब तुम्हारे लिए है या फिर ये जॉब टीचिंग का जॉब कर ले। मेरा इंटरव्यू लास्ट था पर वो मेरा 22 मिनट चला था इंटरव्यू। कह सकते हैं कि हाँ घर वाले बोलते थे कि एक बैकअप रख लो, लेकिन मेरे साथ एक प्रिविलेज है कि घर वाले कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। मैंने उसके बाद मास्टर्स किया। हाँ, और उसके बाद फिर मैंने बीएड भी किया, बट हॉस्टल में घूम के पढ़ लिया, तो थोड़ा खाते खाते पढ़ लिया, तो थोड़ा सो के भी पढ़ लिया। ऐसा चलता था हमारे पूरे गांव में या फिर आसपास के गांव में भी मेरा ही पहला हुआ था जिसका बीपीएससी में सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्टोरी होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही 67th बीपीएससी का रिजल्ट आया है और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें सक्सेस हुए हैं। हमारे साथ मैम हैं जिन्होंने 67 बीपीएससी में अपना रिजल्ट पाया है। चलिए उनसे जर्नी जानते हैं, अब तक का कैसा जर्नी रहा और इनके जर्नी से हम क्या कुछ सीखते हैं और अपने लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ममता कुमारी है और मुझे 67 बीपीएससी में ये सब डिविजनल बीसी एंड ईबीसी वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे वो सीट मिला है। अच्छा, क्या रैंक था आपका? मेरा रैंक 914 है। किस दिन इंटरव्यू हुआ था सर मैम आपका? मेरा 18 को इंटरव्यू था और जिस दिन सेकंड शिफ्ट में, और मेरा जो इंटरव्यू था उसमें मैं लास्ट थी कैंडिडेट। मतलब मेरा इंटरव्यू सबसे पूरे बैच में सबसे लास्ट हुआ था। अच्छा। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि जैसे हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग के साथ साथ सारे स्टाफ्स भी जा रहे हैं। अच्छा। तो ऐसा हो गया था कि हमारा इंटरव्यू मतलब सारे बोर्ड मेंबर्स चले गए थे और हमारे जो बोर्ड मेंबर थे, मेरे महानंदा बोर्ड था जिसमें वो नवल किशोर सर का बोर्ड था, वो सबसे लास्ट गया था। 7:30 बजे तक मेरा इंटरव्यू चला था और मेडिकल वगैरह करते करते 8 बज गया था। हाँ, तो वो सबसे लास्ट था, तो इसलिए मुझे याद है। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 66 में दिया था और मैं मेंस तक गई थी वहाँ पे, बट मेरा मेंस 10 मार्क्स से रह गया था। इस बार में ये मेरा पहला इंटरव्यू था और पहला रिजल्ट भी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब आपने रिजल्ट देखा, क्या एक्सपेक्टेशंस था कि रिजल्ट आएंगे या फिर थोड़ा डाउट है यार क्या होगा? रिजल्ट को लेके तो डर बहुत ज्यादा था कि पता नहीं आएगा कि नहीं। एक तरफ लगता था, मतलब जैसे दोस्त लोग थे जो मेरे घर वाले थे, उनको लगता था कि तुम्हारा आ जाएगा, बट मुझे लगता था कि पता नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी, नहीं आएगा तो फिर 2 साल पीछे चली जाऊंगी। इस चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पर जब रिजल्ट आया तो मैं रिजल्ट देखी भी नहीं, मेरी बहन ने देखा रिजल्ट और उसने बताया। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया कि तुम्हारा रिजल्ट हो गया। जब सबसे पहले आपको फोन करके बताया गया कि फाइनली आपका पीडब्ल्यूडी में नाम है, व्हाट वाज द रिएक्शन? नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने गांव में थी और मेरी बहन ने ही वो दोपहर से ही लगी हुई थी जब से अतुल सर का ट्वीट आया था 2 बजे कि रिजल्ट आएगा आज। तब से वो अपना फोन चेक कर रही थी और मैं उधर एक रूम में आइसोलेटेड थी कि मुझे नहीं देखना कुछ भी। तो जब रिजल्ट आया तो उसने देखा और फिर मेरा नाम था लिस्ट में, तो वो आके मुझे उसने बताया, तो फिर मैंने उसको हग किया। फिर मम्मी की तो मतलब मम्मी को तो विश्वास नहीं था, तो मम्मी थोड़ा विश्वास ही नहीं हो रहा था रिजल्ट आ गया। मम्मी की आंखों में आंसू थे और पापा भी बहुत इमोशनल थे। तो जैसे हम लोग का गांव का माहौल है, वो चीजें हम लोग एक्सप्रेस तो नहीं कर पाते बहुत ज्यादा, कि वो झिझक होती है एक दूसरे के को लेके, मम्मी पापा को लेके, तो मम्मी पापा को हग नहीं कर सकते। इस सारी चीजें से वो सारी चीजें हम लोग चाहते हैं बट वो चीजें कर नहीं पाते, थोड़ी झिझक होती है। पर वो आप आंखों में देखते हो जब उनके की वो खुशी, तो वो बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पे। वो बाउंड्री जो था वो ब्रेक हुआ कि नहीं उस दिन? मतलब फाइनली आप हग किए कि नहीं मम्मी पापा को? मम्मी को तो कर पाई बट पापा को उस दिन भी नहीं कर पाई, क्योंकि वही है, गांव का माहौल है और बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग उस झिझक से ऊपर ही नहीं हो पाते। बट मैंने देखा पापा की आंखों में भी आंसू थे, मम्मी की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि मेरे लिए वो चीज सिर्फ एक बीपीएससी, मेरे पूरे गांव में या फिर आसपास के गांव में भी मेरा ही पहला हुआ था जिसका बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। और अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो मेरे घर में वो पहला गवर्नमेंट जॉब था। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल होगा। हाँ, मेरे लिए तो वो बहुत मतलब मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, ठीक है। आप गांव से ही रह के तैयारी किए या फिर उसके लिए शहर भी आए आप? मैं 66 तक प्रीलिम्स तक वहाँ पे प्रिपरेशन की थी। मैंने प्रीलिम्स वहीं से क्वालिफाई किया था। फिर उसके बाद मैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए पटना आई थी, तो उस टाइम पे कोविड का टाइम था, तो मैं उस टाइम पे 1 महीने भी नहीं रह पाई थी पटना में और कोविड लॉकडाउन लग गया था, तो मुझे घर जाना पड़ा था उस वजह से। तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन, वैसे मैंने एक कोचिंग में एनरोल किया था बट मैं वो कोचिंग कर नहीं पाई थी क्योंकि कोविड था और जो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल थी
वो भी मैं जाके, क्योंकि घर पे मेरा गांव ऐसी जगह पे है जहाँ पे नेटवर्क इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जो ऑनलाइन एक्सेस भी नहीं हो पा रहा था अच्छे से, तो मैंने नोट्स से ही प्रिपरेशन की और यूट्यूब लेक्चर से, तो सेल्फ स्टडी ही था। पर उस टाइम पे मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, बट फिर 67 में मैंने पूरी प्रिपरेशन यहीं पे की है पटना में। बट फिर वो भी सेल्फ स्टडी था, कोचिंग नहीं लिया था मैंने उसके लिए कोई। अच्छा, हाँ, मतलब आप पटना में एक रूम में रहे, फिर वहीं पे सारा पढ़ाई किया? हॉस्टल में रही थी मैं। अच्छा, हॉस्टल में हाँ, रह करके सारा पढ़ाई वहीं? हाँ, सारा सब पढ़ाई वही सेल्फ स्टडी से ही हुआ था। कैसा रूटीन रहता था पटना में आपका? और रूटीन कोई, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल बना के कोई रूटीन नहीं था, बट मैं बहुत अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ती थी, मतलब प्रीलिम्स तक। जैसे मैं 2 घंटे पढ़ लिया, तो फिर थोड़ा थोड़ा देर हॉस्टल में घूम के पढ़ लिया, तो थोड़ा खाते खाते पढ़ लिया, तो थोड़ा सो के भी पढ़ लिया, वैसा चलता था हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ एकदम पूरा टेबल में बैठ के 10 घंटे पढ़ रहे हैं। बट ठीक है, 7-8 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाती थी, बट वैसे ही था कि अलग अलग तरीके से, कभी यूट्यूब से पढ़ लिया, तो कभी नोट से पढ़ लिया, तो कभी बैठ के पढ़ लिया, तो वैसे हो जाती थी पढ़ाई। और मैं कोई टाइम देख के नहीं पढ़ती थी कि अभी 10 घंटे पढ़ने हैं, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई चलती थी, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना करना है वैसे। आप जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई होती थी, तो किसी मोमेंट पे लगा कि यार नहीं, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, थोड़ा सा प्लान वे में चीजों को करते हैं? हाँ, प्लान वे में अनस्ट्रक्चर्ड करने कहने से मेरा ये है कि ऐसा नहीं था कि मतलब सिलेबस वाइज पढ़ाई नहीं होती, सिलेबस वाइज हो रही थी, टाइम वाइज नहीं हो रही थी कि हाँ इसको 10 घंटे रखना है या फिर इसको 12 घंटे रखना है। मुझे पता था मुझे कितना सिलेबस कवर करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा था, मेरे टेस्ट अच्छे जा रहे हैं कि नहीं, मेरा सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं, जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया था। तो मेरा ऐसा रहता है कि अगर मैंने ये टॉपिक डिसाइड किया है, तो अगर आज इसके लिए 12 घंटे में पढ़ना पड़ जाएगा, तो मैं 3 घंटे सो के भी, 4 घंटे सो के भी वो चीज कंप्लीट करूंगी। पर ऐसा नहीं है कि उस दूसरे दिन में जरूरी है कि मैं फिर 10 घंटे ही पढ़ूंगी। मेरे टॉपिक डिसाइडेड थे कि मुझे इतना करने हैं, तो उस हिसाब से 10 दिन का या फिर 1 महीने का ऐसे करके मैंने किया। मतलब टॉपिक वाइज प्लान होते थे आपके, जो कि आप कोई वे एक वीक चलता था, कोई मंथली ऐसा रहता था वैसे? और मैं और मेरे एक दोस्त था जिससे हम लोग डिस्कशन करते थे, तो हम लोग टॉपिक डिवाइड करते रहते थे कि हाँ ये करना है। तो वो जो मुझे टॉपिक देते थे, तो मतलब मेरा वो रहता था कि अब मैं इसको 2 घंटे सो के भी कंप्लीट करूंगी, लेकिन जितना वो कहा गया है वो करना है। तो वो एक दूसरे के प्रति वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से वो पढ़ाई होती थी, इस तरीके से। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ था? मेरा ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुआ था, वहाँ से इंग्लिश ऑनर्स से। अच्छा, इंग्लिश ऑनर्स। ओके, फिर उसके बाद आपका मास्टर्स रहा कि उसके बाद? हाँ, मैंने उसके बाद मास्टर्स किया। मास्टर्स किया हाँ, आपने? और उसके बाद फिर मैंने बीएड भी किया, बट बीएड मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने इनरोल किया, 1 साल किया, तो वो वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज से मेरा बीएड था। तो 67 मेंस के टाइम पे मैं क्लासेस नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर क्लासेस रिक्वायर्ड है, मतलब 80%, तो वो मेरा नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से मैं 1 साल बैक हो गई थी। तो ये फिर इसके बाद से भी मैं बीएड कंटिन्यू कर रही थी, तब तक ये रिजल्ट आ गया। डी इनरोल कर दिया गया वहाँ से? डी इनरोल नहीं कर दिया गया, 1 साल बैक लगा दिया गया मेरा, क्योंकि मेरा अटेंडेंस काफी पुअर था। तो अच्छा, 2018 में ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आपने मास्टर्स भी करा, फिर 1 साल का बीएड में भी इनरोलमेंट रहा आपका। तो कैसे आप टाइम कैसे निकाले इस प्रिपरेशन के लिए? जैसे कि मेरा जो मास्टर्स था, तो उसमें ये था नहीं था कि बहुत ज्यादा रेगुलर क्लासेस करने हैं, तो मतलब 40-50% क्लासेस करके भी हो गया था। तो उसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं आया। जो बीएड का था, तो वहाँ पे बहुत लोड था, क्योंकि वहाँ पे 80% यहाँ पे अटेंडेंस रिक्वायर्ड था, तो वहाँ पे तो मैंने ज्यादा क्लास नहीं कर पाई, तो वो तो थोड़ा खराब हुआ। इसकी वजह से ही तो मैं मतलब डरी हुई थी कि अगर क्या पता बीएड भी नहीं हो पाएगा इस साल, और फिर बीएड भी 1 साल पीछे हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा। तो बीएड एज अ बैकअप प्लान मुझे लगता था कि कुछ तो बैकअप चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे बैकअप प्लान की बात की आपने, तो ये बैकअप प्लान मतलब घर वालों को प्रेशर की तरफ प्रेशर था कि या खुद पे थोड़ा ग्रेड नहीं आ रहा था, यार होगा कि नहीं बीपीएससी में, ऐसा कुछ? देखिए, घर वालों की बात है तो कह सकते हैं कि हाँ घर वाले बोलते थे कि एक बैकअप रख लो, लेकिन मेरे साथ एक प्रिविलेज है कि घर वाले कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किए। तुमको ये करना है तो करना है, ऐसा नहीं। मैंने बीएड के लिए भी बोला, कई बार मुझे लगता था कि मैं छोड़ दूं बीएड, तो मैंने बोला, तो मेरे पापा ने एक भी बार नहीं कहा कि हाँ तुम इनरोल हो गई है तो छोड़ दो, या फिर मत छोड़ो, या फिर एक बैकअप कर लो। मैंने बोला तुम देख लो तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और तुम देख लो अपने हिसाब से, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, तो तुम छोड़ दो।
पर मैंने उस चीज को कंटिन्यू करने का इसलिए सोचा क्योंकि वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट था। Exactly. मुझे लगता था कि कहीं अगर बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ और कहीं और यूपीएससी में भी क्या पता नहीं हुआ, तो मैं एकदम से खाली नहीं बैठ सकती थी और मैं वहां पे खुद को इमेजिन नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि और अगर जब आपको आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस देते हैं कि डिसीजन आपको ही लेना है हर चीज के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मल्टीप्लाई हो जाती है कि अगर कुछ भी होगा तो भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे ना, आपने ही तो नहीं करने दिया था, तो वो चीज हो जाती है। अच्छा। कैसा जर्नी रहा बेसिकली 67 बीपीएससी का, अप्स एंड डाउन्स, क्या मोमेंट्स रहे? 67 बीपीएससी थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे वो लॉन्ग पीरियड तक चला था। 21 में उसका नोटिफिकेशन आया और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, एग्जाम कैंसिलेशन, तो उसको लेके लग रहा था कि पता नहीं तो प्रीलिम्स ही कब होगा, कब हम लोग पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा, हम लोग कितने पीछे जा रहे हैं, हम लोग का एक एक साल बर्बाद होता जा रहा है। वो चीज बहुत ज्यादा मतलब उस चीज को लेके टेंशन हो रहा था, इसीलिए मैंने बीएड कर लिया कि चलो अब कुछ इधर कुछ नहीं हो रहा है तो शायद बीएड में एनरोल कर लेते हैं। तब फिर उसके बाद उसका मेंस को लेके भी मेंस में बहुत सारे चेंजेस आए। ऑप्शनल में उसका एक क्वेश्चन जो था उसमें पैटर्न चेंज कर दिया गया ऑप्शनल के अंदर, फिर बहुत सारे चेंजेस आए, प्रीलिम्स के अंदर भी आए, प्रीलिम्स 2 बार कैंसिल हो गया उसके एग्जाम, तो उस चीज को लेके थोड़ा वो तो था कि लॉन्ग पीरियड तक चला था तो लगता था कि कैसे होगा, बट एक बार जब वो चीजें हो गई, मीन्स हो गया, तो ठीक है, वो उस तरीके से उस जैसे जैसे चीजें चलती जाती है वैसे वैसे आप प्लान करते जाते हो, तो वैसे वैसे वो एग्जीक्यूट होता जाता है। एनीथिंग यू डू फॉर फन? हाँ, मैं तो बहुत सारी चीजें करती थी, लाइक मेरे जैसे मैंने बताया ना, मैं जब भी पढ़ाई से थोड़ा ज्यादा ये हो जाती थी तो मैं सो लेती थी, स्लीपिंग वाज माय हॉबी, तो मैं सोती बहुत अच्छा, ज्यादा थी। वहाँ भी डैब में भी आपने यही भरा था क्या? नहीं, डैफ में तो ये नहीं हुआ था, डैफ में ये भर नहीं सकते ना, पर मैंने सोचा यही था कि अगर ये ऑप्शन होता तो मैं भर देती, पर वो कर नहीं सकती तो मैंने वो कर दिया था टीचिंग, क्योंकि वैसे भी मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने और उसके लिए भी मैंने मॉक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मैंने एक जगह मॉक में, क्योंकि मेरी बहुत कोई खास हॉबी नहीं रही है ऐसा कुछ ऐसा क्रिएटिव सा, तो मैंने एक मॉक में डाला कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, तो फिर मैंने देखा अरे ये तो स्टैंड अप कॉमेडी से बहुत फैक्चुअल पूछ रहे हैं मॉक्स में, मैंने बोला इतना एक तो अपना पढ़ना है सिलेबस, उसके बाद अब ये हॉबी को अलग से कौन याद करे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर एक जगह मूवीज वगैरह भी डाला, तो उससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन गए तो नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट है, टीचिंग से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो मैं कर लूंगी, मुझे लगता था, तो फिर मैंने टीचिंग को एज उसके लिए भी मैंने 2-3 टीचर से बात की कि टीचिंग एज अ हॉबी रखना सही है कि नहीं, बिकॉज टीचिंग हॉबी नहीं एक प्रोफेशन है। तो फिर भी सर लोग कुछ टीचर्स ने बताया कि नहीं सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उसको रख दिया, पर वैसे कुछ मैं खास नहीं करती थी, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, पर फन के लिए मैं मतलब वही मूवीज बहुत ज्यादा देखती थी, स्टैंड अप कॉमेडीज देखना, गाने सुनना, ये सारी चीजें करती थी मैं। उस दिन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था? लास्ट आपका इंटरव्यू था, हाँ, तो थोड़ा ऐसा नहीं जल्दी जल्दी करते हैं यार, चलना ही नहीं रहता है। मेरा इंटरव्यू लास्ट था, पर वो मेरा 22 मिनट चला था इंटरव्यू, काफी चला था, जो कि आपको पता होगा कि एवरेज 10 या 12 मिनट चल रहा था। तो मेरे साथ ये था कि हाँ मतलब घबराई हुई तो थी, क्योंकि पहली चीज कि आपको उस जैसे वैसे फॉर्मल ड्रेस मतलब साड़ी पहन के उतने टाइम तक रहना, जब आप जा रहे हो 1 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक, और तो बहुत ज्यादा टाइम, वो जो ड्यूरेशन था बहुत ज्यादा था, सारे बोर्ड मेंबर्स चले गए थे, अदर वाले जो थे सारे बच्चे चले गए थे, हम लोग एक रूम में जो 5-6 लोग बच गए थे उन लोगों को बैठाया गया था जिनका इंटरव्यू बाकी था, और जैसे जैसे लोगों का हो रहा था वैसे वैसे हम लोग लग रहा था कि चलो अभी खाली होंगे, वहाँ पे हम लोग के कुछ दोस्त भी बन गए थे, जहाँ पे हम लोग अपना कुछ खाना वाना सब शेयर कर रहे थे, चलो ठीक है अभी तो हम लोग में बहुत टाइम है, तो चलो अपना बहुत सारा बातचीत किए हम लोग, वो सारी चीजें हुई, तो अच्छा लगा, ठीक है लास्ट टाइम तक अपने कुछ फ्रेंड्स भी बन गए। और मेरा लास्ट था, मेरे से पहले मेरे एक दोस्त का था, तो वो उनका भी हो गया खत्म और मेरा लास्ट था, तो जब मैं गई फिर तो मैं थोड़ा ये थी कि मेरा लास्ट है, पता नहीं क्या पता मुझे ऐसे ही निकाल दे ये लोग, मैं इस चीज को लेके बहुत डरी थी, क्या पता ये लोग भी थक गए हैं 5 मिनट में निकाल दे मुझे तो क्या होगा, बट जब मैं गई तो वो लोग ने काफी कंफर्टेबल करके मुझसे क्वेश्चन पूछे, तो इट वाज गुड। योर जर्नी इज रियली इंस्पायरिंग और बहुत इंटरटेनिंग भी है, आपने बहुत फन भी करा है। सोना अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा। अच्छा, अब थोड़ा एकेडमिक बातें कर लेते हैं, फॉर बीपीएससी पर्सपेक्टिव। ओके, बीपीएससी को कम समय में
कैसे करें थोड़ा प्लान तरीके से, थोड़ा आप डिकोड करके बताइए इस जर्नी से जो आपने सीखा है। जैसे मतलब 67 बीपीएससी तक की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे अभी तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, हाँ। एशेज वगैरह इंक्लूड हो गए। तो उस टाइम तक कैसा होता था कि जो टॉपिक्स डिफाइंड थे बहुत सारी चीजें, तो वो टॉपिक्स पहले आप प्रिपेयर करो, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स को बाद में रखो, और जो टॉपिक्स पहले वेल डिफाइंड थे उनको वैसे टॉपिक्स थे कि आप एक डेढ़ महीने में अच्छे से, अगर मतलब आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है और अगर सिर्फ आपको बीपीएससी स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है तो एक डेढ़ महीने में वो तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड है, टेस्ट सीरीज है वगैरह करके आपको 2-2.5 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा आपको लगता है कि मतलब मेरा प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, पता नहीं 2-2.5 महीने में होगा कि नहीं, लेकिन तब भी आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मतलब पता नहीं होगा कि नहीं, तो तब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भी प्रिपरेशन आपका नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट वही है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और जिसका प्रिपरेशन है उसका थोड़ा इजी हो जाता है। बट ये रहता है, और कम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए वही है जो टॉपिक्स पहले जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है उनको पहले प्रिपेयर करें, और जो लेस है उनको बाद में देखें। तो वैसा नहीं है कि अगर आप ना 2-3 महीने में प्रिपेयर करेंगे तो आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ चीजें तो आपको रिस्क पे डालनी ही पड़ेगी कि मैं ये नहीं कर सकता। जैसे अभी बहुत सारे टॉपिक्स है तो आईसीटी छोड़ दिया, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी कर लिया, फ्लड एंड डिजास्टर कर लिया, आईसीटी में भी ना आए तो छोड़ दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना आए, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके कि 2-3 साल से ये नहीं आया तो ये आ सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो एक तरह से आपका वो है, मतलब एक्सपेक्टेशन है, क्या पता वो नहीं भी आए। तो 67 बीपीएससी तक एक चीज ये अच्छी थी कि हाँ हमारे पास ऑप्शन होते थे कि ये स्किप करके ये कर सकते हैं 2 क्वेश्चन का। तो अभी के हिसाब से जो है, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा 2-3 महीने में करना। तो आपको पहले सिलेबस जो भी बच्चे हैं मैं तो उनको कहना चाहूंगी कि प्रीलिम्स से पहले ही प्रिपेयर करो, और अगर प्रीलिम्स का खत्म हो गया 69 वाले जो है तो अभी से उनको ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस टाइम पे। Okay, last one I want to ask, what will be the feedback for female candidates? क्योंकि एज अ फीमेल कैंडिडेट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रेशर, फिर बाहर रह करके पढ़ना, तो उनके उनके मोटिवेशन मैं के लिए। फीमेल्स को ये कहना चाहूंगी कि एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया है कि ये जॉब तुम्हारे लिए है, या फिर ये जॉब टीचिंग का जॉब कर लो, या फिर वैसा जॉब कर लो जो इजीली हो जाए एसएससी का। तो अगर आपको लगता है कि मतलब मेरा इंटरेस्ट इसमें है तो उस स्टीरियोटाइप को उसको काउंटर करो। और दूसरी चीज की अभी मैं मतलब पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि फिर लोग नहीं जान देते बाहर ना, कि पता नहीं क्या होगा, गांव के लोग जो है पता नहीं जाओ या फिर ये नहीं आओ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। वो चीज नहीं करनी चाहिए कि अगर आप एक बार ट्रस्ट करके भेजो। और लड़कियों के साथ तो ये ज्यादा होता है कि अगर आप उनको उनमें जितना इन्वेस्ट करोगे, मैं ये नहीं, मैं जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं कर रही हूँ, पर एक चीज होता है कि आप उनमें जितना इन्वेस्ट करोगे वो रिटर्न करेंगी। तो आप इन्वेस्ट में पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि आप इन्वेस्ट करने से ना घबराइए। इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आपका रिटर्न होगा ही होगा लड़कियों पे। और दूसरी चीज ये है कि लड़कियों को भी ये समझना चाहिए ना कि मतलब कई बार ये होता है कि हम खुद को ही अपने आप को वैसे क्रिएट कर देते हैं, हम खुद को ही अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए रोकते हैं कि क्या पता मेरे से होगा ही नहीं, और मेरे पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। वो मत सोचिए, अगर आपको करना है तो आप बेशक उस चीज को करिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि फीमेल्स के लेके कि जो भी स्टीरियोटाइप है, मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। मैं बस वही कहूंगी कि इस स्टीरियोटाइप को काउंटर करना है आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें तो ऐसे बोला जाता है, हमें ये कहा जाता है, हमारे पापा हमको ये कहते हैं कि बाहर मत जाओ पढ़ने, उस स्टीरियोटाइप को काउंटर करें। मुझे भी करना पड़ा, क्योंकि मुझसे भी कहा गया था कि क्या तुम्हारा बीपीएससी में, मतलब जैसे मेरे पूरे गांव में, मैंने बताया अगल बगल के गांव में भी किसी का बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो हमें ये कहने में भी घबराहट होती थी कि हम बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता था कि बीपीएससी तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो किसी से होगा ही नहीं। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ा घर से रह के। तो जब ये मैं प्रूफ कर दी कि हाँ मेरे से बीपीएससी हो सकता है, मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तब मेरे पापा ने मुझे अलाउ किया बाहर जाने के लिए। तो अब अगर आपके को लगता है कि मेरे पेरेंट्स कंजर्वेटिव हैं, या फिर मेरी सोसाइटी है जो हम पे भरोसा ही नहीं कर रही है, तो आप उस चीज को प्रूफ करो और अब आगे जाओ किसी भी चीज करके, अपने आप को मत रोको किसी चीज के लिए, मैं ये कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम, एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का बागडोर आप लोग को मिला है आप उसे अच्छे से निभाएंगी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर इंटरव्यूज।